तो आज हम एक बहुत ही खास जड़ी बूटी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जड़ी बूटी जो सदियों से पारंपरिक चिकित्सा का एक मजबूत स्तंभ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यष्टि मधु की, जिसे ज्यादातर लोग मुलेठी के नाम से जानते हैं। चलिए आज इसके एक एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी चीज को अगर गहराई से समझना हो ना, तो शुरुआत हमेशा उसके नाम से करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यष्टि मधु के अलग अलग नामों को और उनके पीछे जो मतलब छिपे हैं उन्हें समझते हैं, क्योंकि सच कहूं तो ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। यही इसकी वैश्विक वैज्ञानिक पहचान है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पौधा दरअसल मटर और बीन्स के परिवार से है। जैसे अंग्रेजी में लिकोरिस, मराठी में ज्येष्ठी मधु और गुजराती में जेथी मधु। पौधा एक, पहचान अनेक। ये बहुत दिलचस्प है। यष्टि मधु के हर नाम में ना एक कहानी है। जैसे यष्टि मधु, इसका सीधा मतलब है मीठी छड़ी या मीठी जड़, जो इसके स्वाद के बारे में बताता है। फिर आता है मधुक, जो फिर से इसके मीठे होने की पुष्टि करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग नाम है क्लितक। क्लितक का मतलब होता है जो बाहर से खरीदा गया हो। अब ये नाम हमें इतिहास की एक झलक देता है कि ये जड़ी बूटी मूल रूप से भारत की नहीं थी, इसे बाहर से मंगाया जाता था। सोचिए इसका व्यापारिक महत्व कितना ज्यादा रहा होगा। तो नामों की कहानी तो समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पौधा असल में दिखता कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है और इसकी कौन-कौन सी किस्में होती हैं। आप जब यष्टि मधु के बारे में सोचें तो किसी छोटी मोटी झाड़ी की कल्पना मत कीजिएगा। ये एक बहुवर्षायु शुभ है, मतलब एक ऐसी झाड़ी जो कई सालों तक जीती है और लगभग 6 फुट तक ऊंची हो सकती है। तो ये काफी मजबूत और बड़ा पौधा होता है। अच्छा, इसके हर हिस्से की अपनी एक खासियत है। इसके पत्ते, फूल, फलियां, सब कुछ। लेकिन जिस हिस्से में इसका सारा औषधीय गुण छिपा है, वो है इसकी जड़, इसका मूल। जब ये सूख जाती है तो बाहर से तो ये भूरी और झुर्रीदार दिखती है, पर जैसे ही छिलका हटाते हैं, अंदर से एक चमकीला पीला रंग नजर आता है और ये रेशेदार होती है। और हाँ, यही पीला रंग और रेशेदार बनावट इसकी शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान है। ये याद रखने वाली बात है। एक और दिलचस्प बात यह है कि सारी मुलेठी एक जैसी नहीं होती। आयुर्वेद में तो इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। एक जो पानी के पास उगती है, जलज, और दूसरी जो जमीन पर उगती है, स्थलज। वहीं यूनानी चिकित्सा का वर्गीकरण और भी प्रैक्टिकल है। वो इसे इस आधार पर बांटते हैं कि ये कहाँ से आई है। जैसे मिस्री मतलब इजिप्ट वाली मुलेठी, वो अपनी जबरदस्त मिठास की वजह से सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसके बाद अरबी और फिर तुर्की किस्म आती हैं, जिसकी गुणवत्ता थोड़ी कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यष्टि मधु की जड़ें सचमुच पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, मिस्र से लेकर चीन तक। ये दिखाता है कि अलग अलग सभ्यताओं में इसका कितना महत्व रहा है। और जैसा कि हमने इसके नाम क्लितक से समझा था, ये मूलतः भारतीय पौधा नहीं है, लेकिन इसकी उपयोगिता इतनी ज्यादा है कि अब भारत में भी देहरादून, जम्मू कश्मीर और दिल्ली जैसी जगहों पर इसे उगाने की सफल कोशिशें की जा रही हैं। चलिए अब पौधे के बाहरी रूप से अंदर चलते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। वो क्या चीज है, वो कौन से केमिकल्स हैं जो यष्टि मधु को इतना खास, इतना शक्तिशाली बनाते हैं। तो यष्टि मधु का जो मेन हीरो है, जो इसका मुख्य एक्टिव कंपोनेंट है, वो है ग्लिसराइजिन। यही वो चीज है जो इसे चीनी से भी कई गुना ज्यादा मीठा बनाती है। और इसके जो ज्यादातर औषधीय गुण है ना, वो इसी की वजह से हैं। और याद है मैंने उस खास पीले रंग की बात की थी, वो आता है एक दूसरे केमिकल से, जिसका नाम है आइसोलिक्विरिटिन। तो ये 2 नाम बहुत जरूरी हैं, ग्लिसराइजिन और आइसोलिक्विरिटिन। तो हमने केमिस्ट्री तो समझ ली। अब इस केमिस्ट्री को आयुर्वेद की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। देखते हैं कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, उनके हिसाब से यष्टि मधु हमारे शरीर पर काम कैसे करता है। आयुर्वेद में हर द्रव्य को उसके गुण धर्म से समझा जाता है। ये एक तरह से उसका बायोडेटा है। तो यष्टि मधु का बायोडेटा क्या है? इसका रस यानी स्वाद है मधुर, गुण है गुरु यानी भारी, और स्निग्ध यानी ऑयली या चिकना, वीर्य यानी इसकी तासीर शीत यानी ठंडी है, और विपाक मतलब पचने के बाद इसका जो असर होता है वो भी मधुर ही है। बस ये 4-5 गुण ही इसकी पूरी कार्यप्रणाली का ब्लूप्रिंट है। अब देखिए इन गुणों का नतीजा क्या होता है। यही गुण तय करते हैं कि ये किन दोषों पर काम करेगा। तो यष्टि मधु वात और पित्त, इन 2 दोषों का शमन करता है। कैसे? अपने गुरु, स्निग्ध और मधुर गुण से ये वात को शांत करता है, और अपने मधुर और शीत गुण से ये पित्त को शांत करता है। तो यह है इसका वात पित्त शामक होना।
बहुत सीधा और लॉजिकल है। अब देखते हैं कि शरीर के अलग-अलग सिस्टम्स पर इसका क्या असर होता है। बाहरी तौर पर देखें तो ये जलन को शांत करता है, बालों के लिए अच्छा है, दर्द और सूजन कम करता है। नर्वस सिस्टम पर यह नाड़ियों को मजबूती देता है और इसे मेध्य भी कहा गया है, मतलब ये बुद्धि को बढ़ाता है। और पाचन तंत्र में ये उल्टी को रोकता है, प्यास को शांत करता है और पेट की एसिडिटी को कम करने में तो ये लाजवाब है। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये शोणितस्थापन है, यानी ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एक बेहतरीन कफ निस्सारक है, यानी कफ को बाहर निकालता है, और गले के लिए तो ये बहुत ही सुखद है। यूरिनरी सिस्टम में ये मूत्रल है, मतलब यूरिन के फ्लो को सही करता है और मूत्र मार्ग को स्निग्धता प्रदान करता है। और भी देखिए, प्रजनन संस्थान में इसे शुक्रवर्धक कहा गया है। त्वचा के लिए ये वर्णीय है, मतलब रंगत निखारता है और खुजली मिटाता है। ये बुखार को भी कम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे जीवनीय, संधानीय, रसायन और बल्य कहा गया है, मतलब ये जीवन शक्ति देता है, टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ता है, शरीर को बल देता है। और इन्हीं सब गुणों की वजह से इसे आयुर्वेद में रसायन का दर्जा मिला है। रसायन मतलब जो आपको फिर से युवा बनाए, आपके शरीर का कायाकल्प करे। तो ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इन सारे गुणों और कर्मों को असल में किन किन रोगों में इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर बाहरी इस्तेमाल की बात करें तो सूजन पर या बाल झड़ने जैसी समस्याओं में इसका लेप लगाया जाता है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियां जैसे वात विकार या आम वात में यह फायदेमंद है। और पाचन तंत्र में तो इसका कमाल ही अलग है। उल्टी, प्यास, कब्ज में तो काम करता ही है, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होता है अम्लपित्त यानी हाइपर एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर में। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से एसिड को शांत नहीं करता, बल्कि ये पेट के अंदरूनी सतह पर एक परत बनाकर उसे हील करता है, घाव भरता है। इसीलिए इसका असर ज्यादा टिकाऊ होता है। अब आते हैं श्वसन संस्थान पर। खांसी, अस्थमा, आवाज बैठ जाना, इन सब में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ये कफ को आसानी से बाहर निकालता है। यहां तक कि टीबी जैसी बीमारी में भी ये बुखार को कम करने, खांसी को नियंत्रित करने और रोगी को बल देने में मदद करता है। इसके अलावा पेशाब से जुड़ी दिक्कतों और प्रजनन संस्थान से जुड़ी समस्याओं में भी इसका उपयोग होता है। और हाँ, गले की खराश के लिए तो बस इसकी एक छोटी सी डंडी मुंह में रखकर चूसना ही काफी है। ये एक बहुत ही पुराना और कारगर नुस्खा है। चलिए, अब इस चर्चा के अंतिम और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, इसमें होने वाली मिलावट से कैसे बचना है। ये हर स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके चूर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी सामान्य मात्रा 3 से 6 ग्राम तक होती है। इसका जो इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है वो है इसकी जड़, और ये आपको कई फॉर्म्स में मिल जाएगी, जैसे यष्ट्यादि चूर्ण, यष्ट्यादि क्वाथ यानी काढ़ा, या फिर यष्टि मध्वाद्य तैल। ये सब क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं जिनमें यष्टि मधु मुख्य द्रव्य होता है। अब ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है। अपमिश्रण यानी मिलावट। असली यष्टि मधु को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अक्सर दो चीजों की मिलावट की जाती है। एक है मैंचूरियन लाइक्रिस, जो दिखने में वैसी ही होती है, और दूसरी, जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है, वो है गुंजा की जड़। और गुंजा की जड़ जहरीली होती है। इसलिए असली यष्टि मधु की पहचान वो मीठा स्वाद और अंदर का पीला रेशेदार हिस्सा बहुत मायने रखती है।